बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, हम लोग जो है पहले 3 लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं और आज हम अपने 4th लेक्चर पे हैं। और ये जो हमारा 4th लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं वहाँ पे हर जगह पे तकरीबन ये जो लॉ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये अप्लाई होता है। तो ये बेसिक लॉज में से एक लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। और इसी तरह डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे हमारे पास हम इलेक्ट्रिक करंट से कंसर्न होते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस से कंसर्न होते हैं वहाँ पे हम इस लॉ को यूज़ करते हैं। तो हमारे डायरेक्ट आर्टिकल पे चलते हैं और आज का हमारा जो लॉ है या जो आर्टिकल है जिसको हमने पढ़ना है ये है ओहम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इसकी बेसिक्स बता दूं कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब कोई बैटरी या ऐसा कोई भी करंट सोर्स हम उसको देते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसमें से गुजरने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस या उन वोल्टेज के जो हम उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। तो यही हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट है ओहम्स लॉ की। तो हम कहते हैं द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided that the physical state of the conductor, that is temperature or any physical condition like that, should remain constant। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब तक वोल्टेज के जब तक उस कंडक्टर की जिसको आप चेक कर रहे हैं उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं होती। अब जब फिज़िकल स्टेट चेंज होगी जैसा कि टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज होने से अभी हम एक पैरामीटर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है और रेजिस्टेंस के चेंज होने से हमारे पास क्या हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है। तो फिर वो दोनों प्रोपोर्शनल नहीं रहते। तो ये हमारे पास है जी ओहम्स लॉ। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो अब ज़रा हम चलते हैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं तो उस कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज के। तो ये हमारे पास जो इस पे काम किया था सबसे पहले वो हमारे पास एक जर्मन फिजिसिस्ट था, जॉर्ज साइमन ओहम। तो उसी के नाम पे हम इसको ओहम्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं और इक्वलिटी में लेके आते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो रेजिस्टेंस है। बुक्स में देखें हम कहते ये हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज और लिखते हैं हम क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इसलिए मैंने जैसी स्टेटमेंट है वैसा ही इसको मैथमेटिकली लिख दिया है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1/r होगा, यानी कि वो V/r बन जाएगा। और जब हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे जो हमारे पास R है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो है ही, इसको हम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब ज़रा हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस किस तरह से अफेक्ट करती है। एक्चुअली ये आप देखें आपके पास 2 बल्ब आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों वोल्टेज सोर्स हमारे पास 12 वोल्ट है, तो मतलब वोल्टेज तो सेम है। अब जिसमें आप देखें कि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस एक्चुअली मुज़ाहमत को कहते हैं, वहाँ पे करंट ज़्यादा है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें 3 ohms का रजिस्टर है और करंट जो है वो आपको बड़े एरो से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देखें इस बल्ब की लाइट भी, रोशनी भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास सेम वोल्टेज पे आप ये चीज़ चेक करते हैं तो जितनी रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने पीछे इक्वेशन में भी देखा। तो जितनी रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगी उतना ही करंट कम होगा और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही करंट ज़्यादा होगा। तो अब ज़रा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस को समझने से पहले आप ये देखें कि हमारे पास ये आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही होगी और इसमें ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। और दरमियान में आपको डार्क ग्रे कलर में एटम्स नज़र आ रहे होंगे। अब आप देखें ये इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में से मूव करते हैं
तो ये एटम से टकराते हैं, और एटम से टकराने से क्या होता है, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट ये उन एटम्स को भी दे सकते हैं, जिससे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो ओहम्स लॉ यहाँ पे फिर फॉलो नहीं होगा। अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से फ्लो करते हैं तो वो एटम्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने में रुकावट बनते हैं, ऑपोजिशन ऑफर करते हैं, और इसी ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारे पास देखेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 कि वो मटेरियल कैसा है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। अच्छा जी, नंबर 2 उसकी डायमेंशंस पे, कि जिस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं उसकी डायमेंशंस कैसी हैं। डायमेंशन मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसकी लेंथ कैसी है, तो इन चीज़ों पे। और तीसरे नंबर पे ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट मतलब कि उसका टेम्परेचर लो है या हाई है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरना और मतलब कहने के गुजरने में और ज़्यादा रुकावट बनने लग जाएंगे, तो ऑपोजिशन बढ़ती जाती है। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसका यूनिट ओहम होता है, और उसको हम ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ओमेगा सिंबल लास्ट में लिखा हुआ है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जो प्रॉपर इसका यूनिट है रेजिस्टेंस का ओम, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो जबकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम होगी। तो ओहम जो होता है ये वोल्ट पर एम्पेयर के बराबर होता है। तो अब ज़रा हम आगे देखते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल्स। इनमें ये कह लें आइडियल केस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है किसी भी मटेरियल का तो वो ओहमिक नहीं रहता। तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट और वोल्टेज जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उनको हम ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं या ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल सिल्वर, कॉपर या इसी तरह की मेटल्स हैं, लेकिन शर्त फिर वही है कि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती मतलब कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। अब जब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते तो एक्चुअली होता क्या है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। ओहमिक मटेरियल्स में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, नॉन ओहमिक मटेरियल्स में रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो इसकी मिसाल हमारे पास जो ये हमारा फिलामेंट बल्ब होता है, आपने पुराने बल्ब देखे होंगे जिनकी येलोइश या ऑरेंजिश लाइट होती है, तो उनके अंदर एक आपको वायर नज़र आती है जो जिसमें लाइट ऑन होती है, तो वो आप देखेंगे बल्ब जो है वो आपके साथ साथ गर्म हो जाता है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, तो वो नॉन ओहमिक है। इसी तरह हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, ये भी नॉन ओहमिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स का ग्राफ कैसा होता है। ओहमिक मटेरियल का ग्राफ आप देख सकते हैं, करंट और वोल्टेज के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया है। देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे वाई एक्सिस पे करंट भी बढ़ता जा रहा है। उनके दरमियान जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। अब जब भी आप वोल्टेज जो भी रीडिंग वोल्टेज और करंट की लेंगे, दोनों की रेशियो लेंगे वोल्टेज और करंट की, जैसे कि हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होती है, V/I। तो अब आप वोल्टेज और करंट की जहाँ पे भी वैल्यू की रेशियो ले लें तो रेजिस्टेंस हर जगह पे क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये ओहमिक मटेरियल्स का ये ग्राफ होता है। अब अगर हम आगे जाएं, नॉन ओहमिक मटेरियल्स में हम फिलामेंट ऑफ द लाइटेड बल्ब उसको देख रहे हैं। अब देखिए वोल्टेज पहले बढ़ता जा रहा है और स्टार्ट में क्या है, करंट भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ये कोल्ड रेजिस्टेंस एरिया है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके बल्ब का तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और आपको पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी हमने रिलेशन में पढ़ा। तो यहाँ पे देखें कि वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बाद में करंट क्या है, वो नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये हमारे पास नॉन ओहमिक मटेरियल का ग्राफ होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल की। तो नॉन ओहमिक मटेरियल की दूसरी एग्जांपल जो हमने देखी थी वो क्या थी, सेमीकंडक्टर डायोड। अब जब हम सेमीकंडक्टर डायोड की बात करते हैं तो इसके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें,
आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो बढ़ रहे हैं लेकिन करंट पहले नहीं बढ़ रहा। आप देखें वो लाइन के नीचे नीचे साथ साथ जा रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ, 0.7 वोल्ट जो है वो इसका थ्रेशोल्ड होता है डायोड का, तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने में आता है, ये अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास जैसे ही 0.7 वोल्ट को उसने क्रॉस किया तो देखें करंट अचानक बढ़ गया, आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसलिए ये भी नॉन ओहमिक मटेरियल की एग्जांपल है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रेजिस्टिविटी पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ें और अपने कंसेप्ट को अच्छे से डेवलप करें। और अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि हमने पेपर भी आपने देने हैं, तो ये एज अ लॉन्ग आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैसे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पेपर्स में आता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।